शीरी जिना कॉलोनी में वेल्डिंग के दौरान ऑयल टैंकर में धमाके के बायस शहरी जाम बहक हो गया है। धमाके से 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। धमाके के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे, जाए हादसा से उनसे बात करेंगे। बताइएगा ताहा, क्या तफसीलात सामने आई हैं अब तक? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पर खबर आई थी श्रीजिरा कॉलोनी से कि यहाँ पर टैंकर ब्लास्ट जो है वो हुआ है। टैंकर ब्लास्ट जो है वो उसके नतीजे में टैंकर ब्लास्ट के नतीजे में जो है एक फर्द जो है वो शहीद हुआ है, जिसको जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है उसके लाश को, और साथ ही 3 अफराद जो है शदीद जख्मी हुए जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त मैं उस जाए वाक़े पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जाए हादसा पर मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर जो मैं कैमरा मैन से दरख्वास्त करूँगा मेरे अकब में दिखाएं कि यहाँ पर पीछे वो टैंकर मौजूद है जिसके अंदर वेल्डिंग के दौरान जो है वो ब्लास्ट हुआ था, और साथ ही ब्लास्ट के नतीजे में जो एतराफ़ की इमारत है उसको भी काफ़ी जो है नुकसान पहुंचा है। उसके जो शीशे हैं, उसकी जो खिड़कियां हैं वो टूट का शिकार है। साथ ही उसके जो है यहाँ पर एक कच्चा मकान था, कच्चा मकान की जो है वो भी छत गिरी थी, जबकि एक जख्मी को अभी जो है वो यहाँ से निकाल करके लेके गया है। जो छत गिरने के नतीजे में जख्मी थे उनमें से एक जख्मी को अभी यहाँ से निकाल करके लेकर के जो है एम्बुलेंस लेकर के गई है, और दीवार भी जो है यहाँ पर जो कच्चे मकानात बने हुए थे उनकी दीवार गिरी थी, छतें गिरी थी, जिनमें कुछ लोग जो है मामूली जख्मी थे। एक बताया जा रहा था कि जख्मी मजीद सामने आया था जिसको अभी निकाल करके यहाँ से लेकर के गया है। इस ब्लास्ट के नतीजे पे जो है वो खासा नुकसान एतराफ की जो जगह है उनको पहुंचा है। यहाँ पर जो पोल मौजूद था, क्योंकि ये जो धमाका था वो इतना शदीद था कि उसके नतीजे में जो पुर्जे आकर के लगे हैं वो इसने इस पोल को भी गिराया है, और पोल से जाते हुए जो है इसके पुर्जे आगे की तरफ गए, और आगे जाने के बाद पुर्जे जो है वो एक बंदे को लगे, जिसके नतीजे में वो बंदा जो है वहाँ पर ही हादसा पर ही जो है वो शहीद हो गया था। और साथ ही यहाँ पर यह बात भी बताने जाने वाली है कि ये जो हादसा है इसके हवाले से मजीद जो हुक्काम से पूछा गया कि ये किसकी गफलत के बायस हुआ है, तो उनका ये कहना था कि किसी किस्म की गफलत तो नहीं है, ताहम एक जो है गलती ज़रूर थी वेल्डिंग के दौरान की। जो टैंकर का ऊपर का ढक्कन था वो बंद हुआ था, उसको अगर खोल दिया जाता तो अंदर जो है टैंकर की गैस जमा ना होती और फिर जो है ये हादसा हमें देखने को ना मिलता। तो इस हादसे की जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इस टैंकर के दौरान अंदर जो है वो वेल्डिंग हो रही थी, जो कि एक मामूल का हिस्सा है यहाँ पर, और यहाँ पर मुरम्मती काम जो है मामूल का हिस्सा है, लेकिन उस मुरम्मती काम के दरमियान जो है टैंकर का जो है जो ढक्कन है ऊपर का जो कैप होता है उसको खोलना जो है वो ज़रूरी होता है। ताहम इस टैंकर का जो कैप है, जो ढक्कन है, वो खोला नहीं गया, इसीलिए जो है ये जो पूरा वाक़या जो है हमारे सामने हुआ है। ताहम जो है यहाँ पर मुतालिका जो इदारे हैं उनकी भी थोड़ी सी गफलत है, क्योंकि ये जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है और इसके उल्टे हाथ पर जो है वो पूरा टर्मिनल बना हुआ है। अगर ये जो टैंकर हैं ये तमाम टैंकर्स टर्मिनल तक महदूद रहते तो ये हादसा जो है हमें देखने को नहीं मिलता। जी अच्छा, ये भी बताइएगा ताहा कि जो जाम बहक होने वाला शख्स है, आया कि वो टैंकर का ड्राइवर है या फिर जो वेल्डिंग कर रहा था वो शख्स है या कोई और रैंडम शख्स है? साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या ऑयल टैंकर के अंदर ऑयल उस वक्त मौजूद नहीं था? और ये भी कहा जा रहा था कि जब वेल्डिंग होती है तो पेट्रोल भी निकाल दिया जाता है, तो पेट्रोल उस वक्त मौजूद था या वो निकाल लिया गया था? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जैसे कि आपको बताया गया कि ये जो टैंकर है इसका जो ब्लास्ट था, जब ये टैंकर फटा है तो ये बहुत ज़्यादा शदीद जो है आवाज़ जो है वो काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई थी। इसके जो पुर्जे हैं काफ़ी दूर तक निकल करके गए, यहाँ से काफ़ी 1 किलोमीटर तक बताया गया है कि इसके पुर्जे जो है इसके अंदर की जो छोटी छोटी जो लोहे की चादरें होती हैं वो निकल करके आगे गई हैं। इसी नतीजे में जो आगे एक बंदा काम कर रहा था, ना ही वो ड्राइवर था ना ही वो वेल्डिंग करने वाला फर्द था जो कि हलाक हुआ है, वो आगे काम कर रहा था, किसी लेबर ही है, वो भी इधर ही इसी अड्डे के ऊपर होता है, वो आगे काम कर रहा था, वो जो है वो हलाक हुआ है, क्योंकि पुर्जे जो है आगे निकल के गए। उन पुर्जे के नतीजे में आपको पोल भी दिखाया गया कि वो पोल भी गिरा है, और वो पोल को गिराने के बाद पुर्जे आगे मजीद 1 किलोमीटर तक गए और 1 किलोमीटर के आते में जो है वो नुकसान पहुंचा है, और इसी नतीजे में जो है वो बंदा भी हलाक हुआ है। और इस टैंकर के हवाले से आपने सवाल किया कि इस टैंकर में ऑयल या फिर जो पेट्रोल है वो मौजूद था या नहीं था। जब इस हवाले से सवाल किया गया तो यहाँ पर जो हुक्काम मौजूद थे जिन्होंने हमसे गुफ्तगू करी, उनका कहना था कि ये इसमें ना पेट्रोल मौजूद था ना ही ऑयल मौजूद था, तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो लिए गए थे। ताहम एक गफलत जो है उन्होंने अपने एंड से एक्सेप्ट की है। उन्होंने एक गफलत बताई है कि टैंकर में जब मुरम्मती काम होता है तो मुरम्मती काम के दौरान जो है टैंकर का ढक्कन बंद नहीं खुला रखा जाता है, तो वो टैंकर का जो ऊपर का ढक्कन है वो कैप है वो बंद था, जिसके बायस जो है टैंकर के अंदर गैस जो है वो जमा हुई है, जिसने जो है जिसके नतीजे में टैंकर ब्लास्ट पूरा हुआ है। जी अच्छा ताहा, जिस तरह आपने बताया कि गफलत के नतीजे में ये हुआ है, अच्छा ये भी बताइएगा
कि इलाके को क्लियर कर दिया गया है या अभी सर्च ऑपरेशन जारी है? कोई जख्मी किसी घर के अंदर मौजूद हो? ब्लास्ट के नतीजे में जो है वो कुछ घर हैं उनको नुकसान पहुंचा था। तो यहाँ पर सीने हाथ पर जो है कुछ घर थे जिनकी दीवारें और छतें गिरी थी, जिधर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अब ताहम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। अभी जो है आखिरी एम्बुलेंस यहाँ से आखिरी जख्मी को लेकर के निकली है और जो है वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई है। अब से कुछ देर के बाद जब बात की जाएगी तो रेस्क्यू काम जो है इस बात को क्लियर कर देगी कि इलाका क्लियर है या नहीं है। ताहम अभी तक जो है कोई भी इस तरीके की बात सामने नहीं आई है। कहा ये भी बताइएगा कि किसी शख्स को हिरासत में भी लिया गया है? जैसे आपने कहा कि थोड़ी ही सही लेकिन गफलत तो है। नहीं, इस तरीके की कोई भी जो है हमारे सामने इतला नहीं आई है। किसी भी किस्म की जो है गिरफ्तारी की जो है इतलात नहीं है कि जो गफलत के नतीजे में जो है वो गिरफ्तारी हुई है या नहीं है। ताहम इस हवाले से जो है बाद अज़ा हम देख सकते हैं कि रेस्क्यू सिक्योरिटी ज़राए जो है वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो क्या करते हैं, वो क्या जो है इकदाम करेंगे, क्योंकि जो गफलत की जो बात है वो यहाँ पर जो एसोसिएशन के बंदे आए थे उन्होंने ही हमसे कही है, उन्होंने ही एक्सेप्ट करी है। तो अब ये देखा जाएगा कि जो सिक्योरिटी के लोग हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो क्या इकदाम करते हैं और उनके इकदाम पर हमें नजर रखनी होगी। अच्छा ये भी बताइएगा ताहा कि जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनको इख्तियार किया जाता है, इवन जब वो रोड पे सफ़र भी कर रहे होते हैं। जब इस तरह का काम है कि वेल्डिंग की जा रही है या पेट्रोल डलवाया जा रहा है तो उस वक्त ही तो बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना पड़ता होगा। इन सेफ्टी मेजर्स को यहाँ पर क्यों नहीं फॉलो किया गया? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इधर जो है मुताल्लिका जो इदारे हैं उनकी भी छोटी सी गफलत है, क्योंकि टैंकर जो है वो रोड में और रिहायशी इलाके के करीब जो है वो मुरम्मत हो रहे थे। अगर ये अपने जो इनकी जो मुताल्लिका जगह है वहाँ पर हो रहे होते तो वहाँ पर तमाम सर सेफ्टी मेजर्स पहले से ही मौजूद होते हैं। ये जो एक रोड है और यहाँ से साथ ही जो बिल्कुल जो है वो रिहायशी इलाका है, तो ये एक गफलत जो है इंतज़ामिया की या मुताल्लिका इदारों की ज़रूर है कि उन्होंने इन टैंकर्स को, इन टैंकर की जो एसोसिएशन है उनको छूट दी हुई है और इस बात की छूट दी हुई है कि वो रिहायशी इलाके के करीब जो है मुरम्मती काम करें। तो यहाँ पर जो है सवाल उन लोगों से बनता है जो कि मुताल्लिका इदारे हैं, टैंकर्स की जो एसोसिएशन है उनसे हमने सवाल किया तो इनका कहना था कि जगह कम पड़ जाती है और उन्होंने फिर जो है इस पर कोई खासा हमें जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर जो कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका जो किरदार है वो काफ़ी अहम जो है वो ये समझा जा रहा है कि आइंदा ऐसी इस तरीके के जो हादसा से बचने के लिए वो क्या करते हैं। इसके लिए एक काम ज़रूर किया जा सकता है कि इन टैंकर्स को जो मुताल्लिका जगह दी गई है, जो उनके स्टेशन दिए गए हैं, वहीं पर ही मुरम्मत अगर किया जाए तो वहीं पर ही तमाम तर सेफ्टी मेजर्स जो है वहाँ पर पहले ही मौजूद होते हैं। वहाँ पर जो है तमाम तर जो सेफ्टी के आलात हैं वो मौजूद होते हैं और इस तरीके के हादसा के नतीजे में जो है उनसे इस तरीके के हालात से निपटने के लिए वहाँ पर तमाम तर इकदाम पहले से मौजूद होते हैं। ताहम ये रोड थी और यहाँ पर रिहायशी इलाका था, इसलिए कोई भी इकदाम यहाँ पर हमने देखने को नहीं मिले। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने सेफ्टी मेजर लिया कि इस टैंकर के अंदर किसी किस्म का पेट्रोल मौजूद नहीं था, किसी किस्म का जो है वो ऑयल मौजूद नहीं था। अगर पेट्रोल और ऑयल मौजूद होता तो ये हादसा मजीद भी शदीद से शदीद हो चुका होता। बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था खुदा न खास्ता अगर इसके अंदर पेट्रोल या फिर ऑयल मौजूद होता। बहुत शुक्रिया ताहा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिराग तले अंधेरा। सिंध सेक्रेटेरिएट के बैरक 84 की झाड़ियों से नाकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त हो गया। सरकारी गाड़ियों के तमाम कीमती पुर्जे भी गायब, गाड़ियों के महज ढांचे ही बाकी रह गए। गाड़ियों की सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदे आज़ाद नहोड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किसी आम जगह पर नहीं खड़ा हूँ, मैं उस जगह पर खड़ा हूँ। ये जगह वो है जो सिंध सेक्रेटेरिएट है, जहाँ सूबे का पूरा निज़ाम जो है यहाँ से चलता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर ये देखा जा सके तो ये सिंध सेक्रेटेरिएट सिंध असेंबली के बिल्कुल सामने है, जहाँ पर मुख्तलिफ महकमों के दफातर हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर दफातर के साथ ही एक ऐसा कबाड़ खाना नज़र दिखाई दे रहा है जो एक बाज़ाब्ता तौर पर नया कब्रिस्तान दरियाफ्त हो चुका है। इस तरह का अनोखा कब्रिस्तान जहाँ पर देखा गया है, मेरा कैमरामैन सज्जाद रईस दिखाया तो सिंध सेक्रेटेरिएट के असेंबली के सामने ये बिल्कुल ये गाड़ियों के ये खटारा गाड़ियाँ हैं, मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं। लेकिन कई अरसे से ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़े खड़े तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन गाड़ियों को एक्शन नहीं किया गया, नीलाम नहीं किया गया, जिसके बायस ये गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर नाकारा होकर तबाह हो गई। इसके अलावा ये बिल्कुल झाड़ियाँ हैं,
ये बिल्कुल सिंध सेक्रेटरी के सामने जो बैरक्स है वहाँ पर है। ये देखो ये झाड़ियों के अंदर भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, बिल्कुल कबाड़ खाने में तब्दील हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर नकार हो चुकी हैं। ये एक बोलान वैन खड़ी है, 3-4 ये बोलान वैनें खड़ी है। ये गाड़ियाँ भी मुकम्मल तौर पर तबाह हाल खस्ता हाली का शिकार है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इस लिहाज से मेरा कैमरामैन सजाद रईस आपको दिखाए कि मेरे सीधे हाथ में इधर देखेंगे तो ये भी बड़ी तादाद में यहाँ पर झाड़ियों के अंदर जो गाड़ियाँ मौजूद है, लेकिन ये झाड़ियाँ तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके साथ साथ गाड़ियाँ भी बड़ी तादाद में ये सरकारी गाड़ियाँ हैं जो कबाड़ खाने की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने इन गाड़ियों को नीलाम नहीं किया। इन गाड़ियों कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें तमाम तर जो कीमती सामान है वो मुकम्मल तौर पर गायब है। इन गाड़ियों में किसी का जो नंबर प्लेट नहीं है, किसी में इंजन नहीं है, किसी में इस तरह है कि कोई सामान तो बचा ही नहीं है, सिर्फ लोहा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ मामूल टायर जो है तबाह बर्बाद दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा किसी गाड़ी में कोई सामान जो कीमती सामान है वो नज़र नहीं रहा है। इन गाड़ियों में से किसी पर भी नंबर प्लेट जो सरकारी है वो दिखाई नहीं दे रही है। सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत की जानब से जो है इन गाड़ियों को ऑक्शन करने के हवाले से किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की गई। इससे कबल जो है सिंध हुकूमत ने यानी मुराद अली शाह सरकार ने एक कमेटी बनाई थी सबका दौर में, मुकेश कुमार चावला की सरबराही में जो कमेटी सब कमेटी थी सिंध काबीना की, उनको फैसला करना था कि इन गाड़ियों को नीलाम करने के हवाले से ऑक्शन पॉलिसी किस तरह बनाई जाए, लेकिन वो कमेटी ऑक्शन पॉलिसी नहीं बना सकी, जिसके बायस सिंध हुकूमत को फैसला नहीं कर सकी कि इन गाड़ियों का करना क्या है। लेकिन गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान है जो DMC जनूबी के बाद में यहाँ पर दरियाफ्त हुआ, अनोखा कब्रिस्तान जो वाकई सिंध सेक्रेटरी यानी जो असेंबली के सामने बैरक्स है वहाँ पर ये मौजूद है। लेकिन यहाँ सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी है उनके जो है चिराग तले अंधेरा दिखाई दे रहा है, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। जी, सूबाई हुकूमत का एक्साइज टैक्स निज़ाम ऑनलाइन करने का फैसला, नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले 82 अफसरान को नोटिस जारी कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिए। जी हाँ, ये महकमा एक्साइज का एक इजलास हुआ है सूबाई वजीर एक्साइज शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत। इसमें फैसला ये किया गया कि महकमा एक्साइज का जो टैक्स निज़ाम है उसको ऑनलाइन किया जाएगा और 1 लिंक से इसको मुंसलिक किया जा रहा है। और इसमें इजलास में सूबाई वजीर को प्रीमियम जो नंबर प्लेट्स जारी करने का फैसला हुआ था गाड़ियों के, उसमें बताया गया कि 3 कैटेगरीज में, प्लाटिनियम कैटेगरी में 10, गोल्ड कैटेगरी में 11 और सिल्वर कैटेगरी में 10 प्रीमियम नंबर्स का अजरा करने का फैसला किया गया है इजलास में। यहाँ पे टैक्स वसूली के हदफ पूरे न होने की बात हुई है, जिसपे सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर टैक्स के अहदाफ किए जाएं। इसमें बताया गया कि ऐसे कुछ अफसरान हैं जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, नाकिस रही, तो ऐसे कोई 82 अफसरान 82 अफसरान को नोटिस जारी किए गए हैं। और सूबाई वजीर का ये कहना था कि ड्यूटी में कोताही करने वाले एक्साइज मुलाजमीन को मुअत्तल किया जाएगा, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और चूँकि महकमा एक्साइज तमाम टैक्सेस की वसूली के लिए अपने काम को आगे बढ़ा रहा है, सूबाई वजीर का कहना था कि गैर रजिस्टर्ड और निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाना भी जुर्म है और इसके लिए हम अब कानून साजी कर रहे हैं। एक्साइज के हवाले से सिंध असेंबली में बहुत सारे नए कवानीन लाए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटर के इम्तहानात का 7वां रोज़ है। इम्तहान शुरू होने के आधे घंटे बाद भी तलबा मरकज़ के बाहर खड़े रहे, कहा कि अपनी मर्जी से खड़े हैं, जितनी भी देर से सेंटर में जाएं इंतजामिया कुछ नहीं कहती। फरहान खान की रिपोर्ट। मजाक बन गए, एक तरफ पर्चा लीक होना मामूल तो दूसरी जानिब तलबा मनमानियों पर उतर आए। आज सुबह की शिफ्ट में 11वीं जमात के प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का तिबियात का पर्चा लिया जा रहा है। पेपर का वक्त सुबह 9 बजे मुकर्रर किया गया, लेकिन तलबा इम्तिहानी मराकज के बाहर खड़े रहे, बोले अपनी मर्जी से खड़े हैं, जब दिल चाहेगा अंदर चले जाएंगे। हम लोग आए हैं, बस अभी हम लोग अंदर जाने वाले ही है, हमें कोई कह रहा तो नहीं अंदर जाओ, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। एक सारे दोस्त नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे, बाहर बैठे हैं। इंटर के इम्तिहानात में प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग और होम इकोनॉमिक्स के 1,07,000 से ज़ायद तलबा शिरकत कर रहे हैं, जबकि बोर्ड की जानिब से सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल 26 विजिलेंस टीमें भी बनाई गई हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ फरहान खान, सिटी 21। और बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों को बेहाल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। लांडी नंबर 6 4B में लोड शेडिंग कारोबार जिंदगी मुशदीद मुतासर कर रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ताजिर सनतकार बिलबिला उठे हैं। लोड शेडिंग ने कराची वालों को बेहाल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है।
फारहान खान से तफसीलात लेंगे। फारहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद ने बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों को बेहाल करके रख दिया है। शहर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान ना हो। जहां बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान रहते हैं, वहीं कारोबारी अफराद भी जो है वो इसके बिजली की लोड शेडिंग से जो वो खासा मुतासिर नजर आते हैं। इस वक्त मैं लांडी 6 4B के इलाके से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस वक्त मैं कारखाने के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे बिजली की एलानिया और गैर एलानिया से लोड शेडिंग से यहाँ पे कारोबार जो वो शदीद मुतासिर होता है। अगर इस वक्त जो आप मेरे को देख भी सकते हैं किस कदर जो इस कारखाने के अंदर गर्मी भी महसूस की जा रही है, क्योंकि गैर एलानिया लोड शेडिंग इस वक्त भी जारी है। ये जो बल्ब्स वगैरह चल रहे हैं ये यूपीएस और जनरेटर्स के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि इनका कारोबार ऐसा है कि इनको रोक नहीं सकते। अगर मेरे कैमरा शकील आपको दिखाएं तो यहाँ पे पंखों की सूरत हाल ये है कि ये पंखे बिजली की लोड शेडिंग के बायस बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से पंखे जो वो चल नहीं सकते। सोलर्स और इनके जनरेटर्स के ऊपर सिर्फ इनकी जो मशीनरीज हैं वो ये चल सकती हैं। अगर वो दिखाएं तो उस तरफ जो है वो पूरा बैटरी वगैरह का इन्होंने पूरा यहाँ पे सिस्टम लगाया हुआ है, जबकि दीगर मशीनरीज भी जो है वो इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग ना होने से बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे इन्होंने बैटरीज वगैरह अपना पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, ताकि आर्जी तौर पे अगर बिजली की इस कदर लोड शेडिंग और बहरान है कि उसके बाद तंग आके इन्होंने यहाँ पे अपना जो है वो एक आर्जी सिस्टम बनाया हुआ है, जिससे ये अपने कारोबार को चलाते हैं। जबकि दूसरी जानिब बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस इनका जो वो कारोबार कितना मुतासिर होता है। इस वक्त के कारीगर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कराते हैं। आसिफ भाई, मुझे बताइएगा किस कदर जो वो कारोबार मुतासिर होता है। इस वक्त भी आप शदीद जो वो पसीने के अंदर लिपटे हुए हैं, और कितना जो वो कारोबार मुतासिर होता है, और इस वक्त ये बल्ब वगैरह किस पे चल रहे हैं? सर, ये बल्ब वगैरह ये यूपीएस पे चल रहे हैं। सुबह 7 बजे जो लाइट जाती है, रात के 11 बजे तक लाइट 1 घंटे आती है। बाकी लोड शेडिंग बिल्कुल इतनी कि हम लोग काम भी नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ से ना बैठे होते हैं, सारा दिन बैठ के गुजारते हैं। आप पसीने देख रहे हैं। ORS की बोतल दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैं घर से बना कर लाता हूँ, और इतना भी नहीं कमा पा रहे अपने घर का गुजर बसर कर सके। लिहाजा के इलेक्ट्रिक हाथ जोड़कर के इलेक्ट्रिक से इंतजार करता हूँ कि इनको इस महकमे को सही करा जाए, लोगों को मजबूर नहीं करें, परेशान नहीं करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मुझे आसिफ भाई बताइएगा, जैसे आपने बताया सुबह 7 बजे से बिजली की लोड शेडिंग जारी रहती है, तो ये भी बताइएगा कि सुबह में ये लोड शेडिंग तंग करती है, रात में भी जो है इस तरह? रात को 5 बजे जब लाइट जाती है तो पता लगता है फजर हो गई है। 5 बजे से लेकर 8:30 बजे लाइट आती है, 1 घंटे रहती है, 9:30 बजे जाती है, फिर आती है 11:30 बजे, फिर 11:30 बजे 12 बजे फिर चली जाती है, फिर रात को दोपहर में 3 बजे आती है, 4:30 बजे फिर चली जाती है, फिर आती है 8:30 बजे, 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट रहती है, फिर 12 बजे आती है, 12 से 12:30 फिर चली जाती है, फिर रात को 1:30-2 बजे लाइट आती है, सुबह 5 बजे तक। सिर्फ 4 घंटे कंटिन्यू लाइट मिल रही है 4B कराची लांडी को। बाकी लाइट यहाँ है ही नहीं। बहुत लोग परेशान है, बिल इतने आ रहे हैं कि बिल भरना मुश्किल है। फिर वहाँ से फ़ोन करते हैं कि बिल भरें, आप बिल भरें। बिल कहाँ से भरें? जब काम ही नहीं करेंगे तो बिल हम कहाँ से देंगे? इनको थोड़ी शर्म आना चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए कहीं जाके। जी बिल्कुल, यही है कि शिकवा करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको कुछ और फर्द से भी बात करने की कोशिश करूँ तो ये भी हमारे साथ मौजूद है राका मकीन। मुझे बताइएगा किस कदर जो वो परेशान है, गर्मी भी जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से कराची में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसी के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग किस कदर जो वो परेशान करके रखती है? देखिए, मैं तो इस एरिया का रहायशी हूँ। यहाँ 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सबसे ख़राब जो हमारा शेड्यूल है ना, वो रात 11:30 बजे लाइट जाती है, 11 बजे लाइट जाती है, और रात को 1:30 बजे लाइट आती है। अब ये बताएंगे हम कब सोएंगे, कब सुबह उठेंगे? सुबह 7 बजे उठना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। ये घरेलू सनतें हैं हमारी छोटी छोटी ना, जो इलाके में चल रही है, तबाह और बर्बाद हो गई है सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बिजली की वजह से। हालांकि इस एरिया की रिकवरी सबसे अच्छी है, खुद के इलेक्ट्रिक का बिलिंग डिपार्ट बताता है कि इस एरिया में हमारी रिकवरी अच्छी है। उसके बावजूद हमें 10 घंटे की लोड शेडिंग ये लोग कर रहे हैं, और सबसे ख़राब टाइमिंग है हमारी रात की। हालांकि सरकारी सतह पे रात 12 बजे के बाद लोड शेडिंग अलाउ है ही नहीं, बंद किए कि रात को 12 बजे रात में लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ रात को 1:30 बजे 2 बजे लाइट आती है जो जाती है। जी बिल्कुल, यही अलमिया है। रात को जो वो इतनी कई घंटे और दिन जो है वो लोड शेडिंग का सामने रहता है। 12 घंटे की लोड शेडिंग है। रात में भी जो है वो लोड शेडिंग से परेशान रहते हैं। इस वक्त यहाँ पे कारखाने के ऑनर अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात करते हैं। मुझे बताइएगा अरशद भाई, कितना जो है वो मुतासिर होते हैं, और बिल की क्या सिचुएशन है? जब बिजली नहीं आ रही तो बिल तो कम आ रहे होंगे। जनाब, बिल तो पूरे आ रहे हैं। ये रहे बिल, क्लियर भी हैं। सजा के तौर पे लोड शेडिंग है, उसके अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग है। यानी हमारे को बताया गया जी आपको जो ना 10 से 11 घंटे सजा में रहना है। चलो ठीक है, तो फिर ये गैर एलानिया 2.5 घंटे का बोल के 3 घंटे, 3.25 घंटे, एक टाइम और बढ़ा दो, ये ले लो वो ले लो। और जो लाइट जा रही है काम के वक्त में जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि अगर लंच टाइम है 1 से 2 तो लाइट चली जाए, नहीं, उस टाइम पे लाइट देंगे, काम पे आएगा कारीगर लाइट बंद कर देंगे।
गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अभी कल रात में कोई सो नहीं सका हमारे घर में। क्यों? रात को 1:30 बजे लाइट आ जानी चाहिए, 2:15 बजे 2:30 बजे लाइट आ रही है। अच्छा अर्शद भाई, मुझे बताइएगा कि लाइट का जो वो इतनी शदीद परेशान है, तो इस वक्त ये आरजी क्या सिस्टम लगाया हुआ है और इससे जो वो किस तरीके से और साथ ही साथ जो वो बिलों के भी अखराजात पड़ रहे हैं, तो ये अभी क्या यूपीएस चल रहा है या जनरेटर चल रहा है? ये यूपीएस चल रहा है अभी। यूपीएस जब बंद होता है तो फिर जनरेटर की तरफ भागते हैं। जनरेटर का एक अपना खर्चा है, उसके लिए एलपीजी लेकर आओ। एलपीजी के बाद फिर बिल आ जाता है, वो उससे भी बड़ा होता है। अगर भाई खाली हमें बिल भरना हो तो चलो हम बर्दाश्त कर लें। जी बिल्कुल यही जी बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, रात को भी नहीं सो सकते हैं और दिन में काम के औकात में भी लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली महंगी होने पर सनतकार बरहम हो गए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की साबिक सीनियर नायब सदर माहीन सलमान का कहना है कि एक जानिब महंगाई में कमी के दावे तो दूसरी जानिब बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाने का एक ही बार फैसला कर ले। पूरे रीजन में फी यूनिट बिजली 20 से 22 रुपए है। पाकिस्तान में 55 रुपए फी यूनिट अदा कर रहे हैं। मजीद बताएंगे अशरफ खान। देखा जाए हुकूमत की जाने से बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ाने की बातें की जा रही हैं और नेपरा ने मज़ीद कीमतों में जो इजाफी है उसकी जो है यहाँ पे समाअत भी की है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मौजूदा जो सूरत हाल में सनअतकार बिजली और गैस के बिलों से परेशान हैं। हालांकि महंगाई की रफ्तार कम हो गई, जानते हैं काटी की साबिक जो हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं माहीन सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देखने कुछ अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन बिजली और गैस की कीमत तो मुसलसल बढ़ रही है। देखिए, अच्छी ख़बरें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब आपकी बेसिक कॉस्ट जो है वो मीट हो रही हो। इस वक्त इंडस्ट्री का मसला कोई और कॉस्ट नहीं है, मतलब है, लेकिन वो सब चीज़ें पीछे जा चुकी हैं। बिजली, गैस और जो आपकी पावर की एनर्जी की कॉस्ट है उसके पीछे चली गई है। कोई भी इंडस्ट्री जो है उसकी लाइफ लाइन जो होती है वो एनर्जी होती है। आप अगर पूरे रीजन का कंपैरिजन करें तो पूरे रीजन में आपको, जिसमें मैं आपका इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये जो सारी एशियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आती हैं, ये सारी, इसमें 20 रुपये, 18 रुपये से 22 रुपये तक पर यूनिट चल रहा है। पाकिस्तान का क्या है? अगर आप सारे सुपर टैक्स, फलाना टैक्स, पता नहीं कौन सा टैक्स ऐड कर लीजिए तो तकरीबन 80 रुपये से 100 रुपये पर यूनिट आपका चल रहा है, विच इज़ वे हायर देन द एंटायर रीजन। सो यू हैव प्रैक्टिकली लॉस्ट ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस ऑल टुगेदर। वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आपकी एनर्जी के मसले हल कर सकती है सिर्फ आईपीपी की नज़र हो चुके हैं। आप जब तक इस आईपीपी से जान नहीं छुड़ाएंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और आप हमेशा इस एक जो ये स्पाइरल है ना, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का स्पाइरल जो है, आप इसके अंदर फंसे रहेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम तजावीज़ भी दी और सवाल उठाया है कि अगर महंगाई की रफ्तार कम हुई है तो उसका असर जो है आम आदमी पे भी होना चाहिए। साथ ही मुतालबा किया है कि बुलंद शरह सूद बिजली की कीमत और गैस की कीमत को कम करेंगे तभी इंडस्ट्री चल पाएगी। जी, मुल्क में गंदम की वाफिर मिकदार होने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत का सामना है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रोज़ाना आटे की दस्तयाबी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल इस वक्त मुल्क में वाफिर मकदार में गंदम तो मौजूद है, लेकिन अलमिया यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर दस्तयाब नहीं होता। जो ज़राए उनका बताना है ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कभी 2 तो कभी 3 दिन जो है वो आटा जो है वो सप्लाई किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप ही बताएं कि कब से आप यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं और आटा मिलता है, नहीं मिलता है, क्या सूरत हाल दरपेश होती है? सर मैं पिछली कोई तकरीबन इस मंथ में ना तकरीबन कोई 4 दफ़ा चक्कर लगा चुका हूँ मैं, जबकि आटा यहाँ पर दस्तयाब नहीं होता। मजबूरी हमें बाहर से फिर रहना पड़ता है, महंगा आटा ख़रीदना पड़ता है। परेशानी अजीब सी बात है कि मुल्क में इतनी वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है और लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे आओ तो यहाँ आटा नहीं दस्तयाब होता। बार बार हमारा चक्कर लगता है, ऐसे बाकी चीज़ें लेके चले जाते हैं लेकिन आटा दस्तयाब नहीं होता। तो कहाँ से आप आते हैं यहाँ पे आटा ख़रीदने के लिए, और फिर जब आते हैं तो क्या सूरत हाल होती है? और ये बताइएगा कि अखराजात पेट्रोल की मद में कितने बढ़ जाते हैं? सर मुझे ये समझ लें, मैं पर चक्कर पे 100 रुपये का पेट्रोल पड़ता है, तो अब अगर 4 चक्कर ही महीने के लगाऊं तो जो ये डिस्काउंट दे रहे हैं वो 400 तो मेरे वैसे ही चले गए, तो मुझे यहाँ आने का कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो अगर आप सही मानों में देखें तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करें।
जी बिल्कुल, ये है शहरी जिनका कहना है कि महीने में तकरीबन 4 दफ़ा इन्होंने चक्कर लगाए और एक चक्कर में इनका 100 रुपये का पेट्रोल जो है वो खर्च होता है, लेकिन बदले में इनको आटा नहीं मिल पाता और अखराजात बढ़ जाते हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि मुल्क में जैसे कि वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा बआसानी ये जो है वो ख़रीद सकें। जी, गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड ने एक और जान ले ली है। हमारे नुमाइंदे सलमान और कामरान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। न्यू कराची सर सैयद थाने की हदूद में सिक्योरिटी गार्ड ने तल कलामी पर कचरा चुनने वाले बच्चे को गोली मार दी। सलमान से बात कर लेते हैं। सलमान, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी कंपनियां ये गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स जो हैं भर्ती करती हैं, इनको इजाज़त कौन देता है? देखो, इस हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी कंपनी जो है वो लाइसेंस लेती हैं महकमा दाखिला से और उसके बाद जो ये भर्तियों का अमल शुरू होता है। देखिए, इसके अंदर कुछ पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। 17 से 18 हज़ार रुपये इनको तनख्वाह दी जाती है, जिसके अंदर 12 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। दूसरी चीज़ ये कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं ये तरबियत याफ्ता नहीं होते, ना तालीम याफ्ता होते हैं, पासमानदा इलाकों से आते हैं, गाँव देहात से आते हैं और उनको जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जो है वो उसमें दे दी जाती है, अच्छा थमा दिया जाता है। ना इनको राइफल का जो है वो इल्म होता है कि किस तरह इसको लोड करना है, अनलोड करना है, और ना ही 9mm पिस्टल का जो है वो इनको कुछ पता होता है कि इसको अनलोड किस तरह करना है। इसी तरह का एक वाक़या जो है वो हम अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक अस्पताल है जिसके अंदर ये पेश आया था। सिक्योरिटी गार्ड ने गलती से जो है वो अपना राइफल लोड कर लिया था, जिसके कई घंटे तक वो उसको अनलोड करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अनलोड नहीं हुई। इन दी एंड हुआ ये कि एक रात के औकात में उससे गलती से फायर हुआ और सामने बेंच के ऊपर लेटे हुए एक बच्चे को जो है वो गोली लगी थी, जिसके नतीजे में वो जाबाक हो गया था। ये बहुत सारे पहलू हैं, कुछ हमारे माशरती मसाइल भी हैं। सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो इकारत की नज़र से देखा जाता है। मुख्तलिफ अहम शाहराहों के ऊपर गलियों कूचों के अंदर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को तैनात कर दिया जाता है। कम तनख्वाहें इनकी होती हैं, मेडिकल फैसिलिटी जो है वो उनको नहीं दी जाती। ये सारे मसाइल हैं, ये सारे मसाइल उजागर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी कंपनीज सिक्योरिटी गार्ड तो रख लेती हैं, लेकिन उनकी मुराद साथ साथ उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ और उनकी जो तरबियत है उसके ऊपर कोई काम नहीं करती, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात जो है वो रोनुमा होते हैं। इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान सलीम और कामरान मिन्हास, आप हमें अपडेट कर रहे थे।